नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी की। जी, आपके साथ मैं हूं सत्ता। 25 जून ये वो तारीख है जिसे इतिहास के पन्नों में काला अध्याय कहा गया है या फिर काली अवधि कहा गया। जी हाँ, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने, ये वो कम समय नहीं था जब भारत ने वो समय देखा था जिसे काले अध्याय के रूप में देखा गया था। जी हाँ, जिसका नाम आपातकाल घोषित किया गया था। राष्ट्रपति उस समय के जो थे तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास की अगर बात की जाए तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल कहा गया था। इसके अलावा आपातकाल में चुनाव स्थगित कर दिए गए थे, नागरिक अधिकारों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री थे उस समय तत्कालीन इंदिरा गांधी के जो प्रतिद्वंदी थे, जो विरोधी थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया था। अगर बात की जाए तो प्रेस को भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके अलावा संजय गांधी ने बड़े पैमाने पर पुरुष नसबंदी कराई थी। साथ ही अगर बात की जाए तो जयप्रकाश नारायण ने इसे भारतीय संविधान की सर्वाधिक काली अवधि कहा था। ये वो दौर था जब भारत ने 21 महीने तक इमरजेंसी देखी थी। बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम इस समय हुए थे जिसमें प्रेस को पाबंदी में कर दिया गया था, नागरिकों के जो अधिकार थे उन्हें पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था, लोगों को उनके घरों में कैद कर दिया गया था, जो विरोधी पार्टियां थी उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। और ऐसी स्थितियां क्यों हुई थी, आखिर क्या वजह रही थी कि भारत को 21 महीने की इमरजेंसी का वो दौर देखना पड़ा था। तो यही आज का हमारा विशेष इमरजेंसी, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे आज के तमाम मेहमान जुड़ेंगे। पूरे 1 घंटे तक आज हम जानेंगे कि इमरजेंसी में आखिर ऐसी क्या कारण था जो भारत को इमरजेंसी जैसी काले अध्याय का सामना करना पड़ा था। आखिर पॉलिटिकल इमरजेंसी में क्या चीजें वो आई थी, क्यों भारत को इसकी जरूरत आन पड़ी थी और क्या घटनाक्रम उस वक्त हुआ था और वो जो दौर था वो किस तरह का था। ऐसे कई सवाल है जिनका जवाब आज हम लेंगे और उस इमरजेंसी को एक बार फिर महसूस करने की कोशिश करेंगे कि वो दौर क्या था। हमारे साथ जुड़े हमारे एडिटर इन चीफ रमेश शर्मा जी। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। रमेश जी, आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं जिसे हमने सिर्फ सुना है, लेकिन आप वो शख्स हैं जिन्होंने उस इमरजेंसी को देखा है, जिया है। इमरजेंसी जब ये शब्द आता है तो उस काले अध्याय का जो वक्त था, जो दौर था, वो सभी के जहन में आता है। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा। आपातकाल में मैं पत्रकार था और मोटे तौर पर जो घटनाक्रम घटा था वो चूंकि रायबरेली में इंदिरा जी ने चुनाव लड़ा था और उनके खिलाफ चुनाव याचिका जो दायर की थी राजनारायण जी ने, उस पर सुनवाई हालांकि पूरी हो गई थी 28 मई को, लेकिन फिर भी उसका फैसला 12 जून को आया। तो 12 जून 1975 को जो फैसला आया उसमें उन्होंने इंदिरा जी को अयोग्य घोषित कर दिया था 6 वर्ष के लिए और वो चुनाव स्थगित कर दिया था। इसको लेकर के हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट भी गई लेकिन उनको कुछ लाभ नहीं मिला। इसी बीच में आंदोलन, जो जेपी आंदोलन चल रहा था, महंगाई और भ्रष्टाचार कदाचार के विरुद्ध, वो आंदोलन तेज हो गया। आंदोलन तेज होने का इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि दिल्ली में 22 जून को दिल्ली में 22 जून को एक बड़ी सभा होने वाली थी जिसमें इंदिरा जी से त्यागपत्र मांगा जाना चाहिए था। तो जयप्रकाश नारायण जी को कहीं से आना था तो लेकिन वो फ्लाइट नहीं आ पाई। फिर ये सभा 22 जून के बजाय 25 जून को हुई जिसमें करीब 2 लाख की उपस्थिति दिल्ली में मौजूद थी और उसी दिन रात को देश में आपातकाल लगा दिया गया। तो देश में जब आपातकाल लगा उसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं। मैं उस दिन अखबार के अपने दफ्तर में था और अपना काम खत्म करके लगभग 10:30-11 बजे ऑफिस से निकला और घर पहुंच गया था। करीब 2 बजे, उन दिनों चूंकि ये कंप्यूटर का सिस्टम नहीं था या ये जो आधुनिक मशीनों का सिस्टम नहीं था, उन दोनों लेटर प्रेस हुआ करती थी, शीशे के टाइप होते थे जिनको एक एक अक्षर जोड़ा जाता था, काखा गागा यूं करके पूरी खबरें बनाई जाती थी। तो पुलिस सारे अखबारों के दफ्तरों में गई
और जाकर के सारे अखबारों के फर्मा तोड़ दिए थे। तो मान करके चलिए कि 26 तारीख के प्रातः कोई अखबार में छपा ही नहीं था। तो कुल मिलाकर के ये यहाँ से शुरुआत हुई। और जैसा कि आपने कहा कि उस वक्त सारे नागरिक अधिकारों का हनन कर लिया गया था। पुलिस अगर बंद कर दे तो उसकी अपील नहीं होती थी, उसकी कोई दलील नहीं होती थी, उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती थी। ये सारा का सारा वो पूरे देश में लगभग 2 लाख गिरफ्तारियां हुई और उसमें से 1 लाख गिरफ्तारियां जनसंघ और राजनीतिक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये राजनीतिक गिरफ्तारियां थी। तो इस तरीके से वो आपातकाल शुरू हुआ। तो फिर इसके अलावा संसद का भी 1 साल बढ़ा दिया गया था, 5 से 6 वर्ष तक का। फिर वो चुनाव 77 में जाकर के हुए, जो 76 में होना थे 77 में हुए। तो इस तरीके से, लेकिन इसको हम 2 तरीके से आपातकाल को देख सकते हैं। आपातकाल में जो प्रशासन तंत्र था, पुलिस हुई, कलेक्टर हुआ, इनके अधिकार असीम हो गए थे। इनके अधिकार वो किसी को भी इतना भय का वातावरण था समाज में कि समाज कोई किसी की बात कर नहीं सकता था। अखबारों पर इतनी सख्ती थी उनकी कि हमको एक भी खबर छापने से पहले स्वीकृति उनकी लेना पड़ती थी। हर जिला मुख्यालय पर जनसंपर्क विभाग का कलेक्ट्रेट में एक आदमी बैठता था और यहाँ पीआईबी के जो अधिकारी थे भोपाल में, वो सेंसर ऑफिसर के रूप में थे। तो नियुक्ति सेंसर ऑफिसर की थी। तो हम अखबार बना करके पूरा पेज बना करके उनको भेजते थे, उसकी स्वीकृति देते थे, तब वो छपती थी। और एक घटना कुछ ऐसी हो गई जो मेरे साथ घटी थी। फ्रंट पेज हमने प्रूफ बना करके उनको भेज दिया था। अचानक क्योंकि मुख्यमंत्री जी प्रकाश चंद्र सेठी थे, वो कहीं जा रहे थे देवास के पास, उनकी कार का एक्सीडेंट होते होते बचा। ये खबर टेलीप्रिंटर पर आई, पेज चला गया था। तो मुझे लगा कि इसमें तो कोई खास बात नहीं। तो एक छोटी सी सिंगल कॉलम की खबर हमने पहले पेज पर बदल दी थी और उसकी हेडिंग मुझे आज तक याद है कि सेठी जी बाल बाल बचे, ऐसा करके हमने छाप दी थी। अखबार जब सवेरे छपा और प्रूफ में इस पर नोटिस आया, माफी मांगना पड़ी, मैंने भी खेद व्यक्त करके दिया और फिर मेरी नौकरी एक प्रकार से जाते जाते बची। तो इस तरीके से सख्ती का जो माहौल था, इतना सख्ती का माहौल था। लेकिन फिर भी मैं कुछ लोगों की प्रशंसा करूंगा। जो लोग मीसा में चले गए थे उनको तो छोड़ ही दीजिए, वो तो मीसा में थे। लेकिन कुछ लोग जो बाहर थे, जो लोकतंत्र की हिफाजत में संघर्षरत थे, पुलिस के 1000 पैरों का बावजूद भी देश में ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां पर वो साइकिल स्टाइल करके पर्चे नहीं बांटते थे। दीवालों पर एक पर्चा लगा मिलता था सवेरे जब लोग उठते थे। तो इस तरीके से ये जो आपातकाल था, उस तरीके से आपातकाल भोगा है। बिल्कुल, और बेहतर तरीके से इसको समझूंगी रमेश जी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सुरेंद्र द्विवेदी, लोकतंत्र सेनानी, उनसे भी बात करते हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सुरेंद्र जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? आवाज नहीं आ रही। जी जी सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज वर्ल्ड में। सुरेंद्र जी, हेलो। सुरेंद्र जी, सर अब आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। चलिए, कहीं कोई दिक्कत हो रही होगी, लेकिन उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन बेहद अहम मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, अब मेरी आवाज आप सुन सकते हैं? हेलो। हाँ, हेलो जी। सुरेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है सर? हेलो सुरेंद्र जी, हेलो। चलिए उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल, इस समस्या को दूर करने की कोशिश हम कर रहे हैं। सुरेंद्र जी से मैं दोबारा बात करने की कोशिश जरूर करूंगी। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ जी जुड़े हुए हैं, रमेश जी। रमेश जी, एक सवाल उठता है, जब वो दौर था तब तत्कालीन प्रधानमंत्री के तौर पे इंदिरा गांधी उस वक्त देश की प्रधानमंत्री थी। वो लेडी थी जो पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर हमेशा जानी जाती। उनकी दूरदर्शिता के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता, आज भी उनकी दूरदर्शिता को लेकर याद किया जाता। लेकिन इमरजेंसी को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, आखिर क्या वजह रही थी? और इंदिरा गांधी के उदय पर भी मैं बात करना चाहूंगी कि किस तरह से उनका उदय राजनीतिक तौर पर हुआ था, वो जानना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि उस वक्त की जो स्थितियां थी, जो तमाम चीजें सामने आई थी, जो वक्त और जो दौर सामने आया था, उसमें ये भी था कि 1967 और 71 के बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ ही संसद भारी बहुमत से नियंत्रण कर लिया था संसद को।
रमेश जी। अच्छा, कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे जी, तो इंदिरा जी का पूरा कार्यकाल शुरुआत से अगर आप देखेंगे तो साम्यवाद की ओर झुका हुआ है। जिस तरीके से उन्होंने पद संभाला और पद संभालने के बाद जो एक पर एक उन्होंने निर्णय लिए, खासतौर से राष्ट्रीयकरण के निर्णय, वनों का राष्ट्रीयकरण, कोल माइंस का राष्ट्रीयकरण, राजाओं का पृथ्वी उन्होंने समाप्त किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, ये धीरे धीरे करके कहीं न कहीं जो एक तंत्रवाद है, हर चीज पर शासन का दखल हो, शासन का नियंत्रण हो, इंदिरा जी का पूरा कार्यकाल उसी की तरफ जाता है। जिस तरीके से अगर हम साम्यवादियों को देखें पूरी दुनिया में, तो उन्होंने दुनिया में किसी भी स्थान पर लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता नहीं अपनाई है। उन्होंने कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे ताकत के साथ एक तंत्रवादी बने हैं। तो वही की वही सारा का सारा सिस्टम इंदिरा जी का चल करके चला आया। और अगर राष्ट्रपति का चुनाव देखेंगे जो 69 में चला गया, तो कांग्रेस कमेटी ने जिसे राष्ट्रपति का उम्मीदवार तय किया था, इंदिरा जी ने उसके खिलाफ एक आदमी खड़ा किया और आत्मा की आवाज पर उन्होंने कहा कि सब लोग वोट दीजिए। तो कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार हारा 69 में, और इंदिरा जी का जो उम्मीदवार था बीबी गिरी, वो उसमें जीते। करके इंदिरा जी का जो पूरा शैली रही है काम करने की, वो अधिनायकवाद की और एक तंत्रवाद की उनकी शैली रही है। और ये शैली अगर देखेंगे तो कोर्ट का जिन दिनों फैसला आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट में भी नियुक्तियां इंदिरा जी के समय कुछ ऐसे लोगों की भी हुई थी जो वरिष्ठता को किनारे करके दूसरों को, ताकि उस आधार पर जो पूरा का पूरा उनका नियंत्रण रहे। तो उनका पूरा कार्यकाल लगभग उसी तरह का कार्यकाल था। लेकिन 1980 के बाद फिर इंदिरा जी के शैली में थोड़ा सा परिवर्तन आया। और आपातकाल की स्थिति तो ये थी कि अखबारों में अखबार 3 प्रकार के थे। एक अखबार तो वो थे जो राष्ट्र और संस्कृति के साथ चलते थे, ऐसे अखबार ज्यादातर आपातकाल में बंद रहे। दूसरा अखबार वो थे जो कहीं ना कहीं मिडिल सेंटर पर चलते थे। तो तीसरा अखबार वो थे जो कहीं ना कहीं प्रगति के नाम पर, विज्ञान के नाम पर भारत राष्ट्र और उसकी संस्कृति के विरुद्ध लिखते थे। तो ऐसे अखबार बहुत फले फूले जो भारत राष्ट्र और मूल संस्कृति पर कई प्रकार के सवाल और पुरानापन निकाल करके करते थे। एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि किस तरह उन्होंने मीडिया पर नियंत्रण किया था। इंडियन एक्सप्रेस का संचालक मंडल भंग करके नया संचालक मंडल उन्होंने बनाया था, और उस संचालक मंडल में कांग्रेस के लोग थे जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी, ये भी उसकी निगरानी में से एक थे। तो कुल मिलाकर के उनका एक प्रकार से नियंत्रण और उनकी शैली अधिनायकवाद जैसी इंदिरा जी की तो थी ही। ठीक, आपको रोकती हूँ। हमारे साथ जुड़ गए हैं मेघराज जैन, बीजेपी नेता, उनसे बात माफ कीजिए, सुरेंद्र द्विवेदी जो हैं लोकतंत्र सेनानी, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। हालांकि मेघराज जैन भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ समय के बाद, लेकिन सुरेंद्र जी से बात करती हूँ। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपातकाल में हिंदुस्तान के आजाद भारत के इतिहास में एक काला धब्बा था जी। देश में तानाशाही लागू करते हुए पूरे देश में आपातकाल लगा दिया गया था। इंदिरा जी पूरी तरह से तानाशाही की अपना रवैया अपना रही थी। हजारों की 1,25,000 लोगों को आपातकाल के दौरान नीसा और DIR में बंद किया गया था। पूरे देश में जब आंदोलन चलाने की बात आई तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और तत्कालीन जनसंघ, जो आज भारतीय जनता पार्टी का पूर्ववर्ती संगठन है, उनके लोगों ने बड़ी संख्या में जगह जगह पूरे देश में आंदोलन किया और हजारों की संख्या में जेल भरो आंदोलन चलाया। उस आंदोलन में जो बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे थे, वो, युवा और वृद्ध, ये तीनों कैटेगरी के हजारों की संख्या में लोगों ने आंदोलन किया और देश में तानाशाही समाप्त करने की दिशा में अपने आप को जेलों में झोंक दिया। ये वो समय था जब न कोई अपील होती थी, न कोई दलील चलती थी। जो प्रशासन ने जो निर्णय ले लिया वो उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। उसकी कोई अपील नहीं होती थी और न कोई दलील होती थी। कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को भी समाप्त कर दिया था और इसकी वजह से कोई भी व्यक्ति न्यायालय में अपने अधिकारों के लिए याचना नहीं कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार भी इंदिरा गांधी ने अपने हाथ में ले लिए थे और उनके अधिकार, मौलिक अधिकारों को अपने हाथों में लेने के लिए 3 जजों को उनने अपनी मर्जी के, जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको चीफ जस्टिस बनाया। इसकी वजह से उनसे जो वरिष्ठ 3 न्यायाधीश थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था विरोध स्वरूप। आपातकाल के दौरान
जुडिशरी को भी इंदिरा जी ने अपने कदमों तले रौंद दिया था और इसी का परिणाम था कि पूरे शासन प्रशासन को सही वास्तविकता में कोई चीज पता ही नहीं लगती थी। आपातकाल के दौरान मैं खुद एक पत्रकार के रूप में जबलपुर युग धर्म से जुड़ा हुआ था जी। मुझे भी बहुत तकलीफ उठाना पड़ी। मुझे मेरा गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था और मैं अंडरग्राउंड हो गया था। बहुत दिनों तक जब अंडरग्राउंड रहा तब स्थिति ये बनी कि अब गिरफ्तारी से कोई बचा नहीं सकता। मैंने जबलपुर में बड़ी संख्या में कम से कम 15 लोगों के साथ आंदोलन किया था और जेल था। मैं आपातकाल के दौरान मीसा में 2 बार जेल में बंद हुआ था। बाद में जब 21 मार्च 1977 को जब मोरारजी देसाई की केंद्र में सरकार बनी उसके बाद फिर लोग जेलों से छूटे थे। ठीक, सुरेंद्र जी आपको रोकूंगी और रमेश जी आपको भी रोकूंगी। किस तरह का घटनाक्रम था, देखिए हमारी उस पर एक खास रिपोर्ट। मीसा, ये शब्द आज भी भारत के इतिहास के उन काले दिनों की याद दिलाता है जो 1975 में लगे आपातकाल में इस्तेमाल किया गया था। मीसा एक कानून था जिसे साल 1971 में लागू किया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आपातकाल के दौरान किया था। मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। आज की पीढ़ी के लिए भले ही मीसा एक शब्द हो, लेकिन इस कानून को जिन्होंने भोगा और इसके दायरे में लाकर जिन्हें जेलों में ठूसा गया, वो आपातकाल के उस दौर को आज भी याद करके सिहर उठते हैं। हम लोग कुछ अपने दुकान में हम लोग बैठे थे, एक बैग पुलिस आई पकड़ ले गए, फिर चलिए आपको उस वक्त लोग पति के दुश्मनी की वजह से हिसाब हुआ था। जितने कांग्रेस के अतिरिक्त विरोधी दल थे सारे लोगों को, बड़े बड़े जो गिरफ्तार थे सबको गिरफ्तार कर दिया गया, जेलों को बंद कर दिया गया। और वो आंदोलन इतना व्यापक था कि वो इंदिरा जी उस समय प्रधानमंत्री थी, उनको अपनी सत्ता जो है खिसकती नजर आ रही थी और उस सत्ता को बचाने के लिए उन्होंने इमरजेंसी लागू किया, कुर्सी को बचाए रखने के लिए। और कांग्रेस के अंदर जो उनकी चुनौती खड़ी हुई थी, जगजीवन राम जी अपना दावा ठोक रहे थे, बाकी लोग अपना दावा ठोक रहे थे, तो अपने राजनीतिक कांग्रेस के अंदर भी जो विरोध के स्वर थे उसको दबाने के लिए उन्होंने रातों रात और देश में आपातकाल थोपा, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने। जून 1975 को लगाया गया आपातकाल शायद कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी, जिसको लेकर बीजेपी आज भी कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इस दौरान लगाए गए मीसा कानून के तहत विपक्ष के तमाम नेताओं को जेल में डाल दिया गया, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लालकृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद तक शामिल थे। मीसा कानून साल 1971 में लागू किया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल आपातकाल के दौरान कांग्रेस विरोधियों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डालने के लिए किया गया। मीसा यानी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम में आपातकाल के दौरान कई संशोधन किए गए और इंदिरा गांधी सरकार ने इसके जरिए अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचलने का काम किया। मीसा और डीआरआई के तहत 1 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपातकाल के वक्त जेलों में मीसा बंदियों की बाढ़ सी आ गई थी। अनेकों लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, तमाम परिवार बर्बाद हो गए, उनके व्यापार बर्बाद हो गए। प्रेस की आजादी पर भी उन्होंने एकदम उसके ऊपर भी ताला लगाया, तो इसका ज्यादा उत्पीड़न हुआ था। फिर 4,000 लोग संघर्ष बंद कर दिए रातों रात में, और करीब 10-15,000 पत्रकार बंद कर दिए जो इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलते थे। इंदिरा गांधी के खिलाफ जो भी किसने आवाज उठाई और उन्हें बंद कर दिया। कोई इंदिरा गांधी आपातकाल लगाया, उसकी कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं। नागरिक अधिकार पहले ही खत्म किए जा चुके थे और फिर इस कानून के जरिए सुरक्षा के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया गया, उनकी संपत्ति छीनी गई। बदलाव करके इस कानून को इतना कड़ा कर दिया गया कि न्यायपालिका में बंदियों की कहीं कोई सुनवाई नहीं थी। कई बंदी तो ऐसे भी थे जो पूरे 21 महीने के आपातकाल के दौरान जेल में ही रहे। मीसा बंदियों ने जेलों में यातनाएं झेली जरूर, लेकिन इंदिरा सरकार को सत्ता से बेदखल करने की शुरुआत भी इन्हीं कैदियों ने की थी। जेपी से लेकर चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, लालू यादव, एल के आडवाणी, शरद यादव जैसे नेताओं ने जेल से बाहर आते ही इंदिरा सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। विपक्षी नेताओं की लड़ाई निर्णायक मुकाम तक पहुंची। मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी का गठन हुआ और 1977 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी।
इंदिरा खुद रायबरेली से चुनाव हार गई और कांग्रेस 153 सीटों पर सिमट कर रह गई। नई सरकार के गठन के साथ ही दमनकारी कानून मीसा को हटा दिया गया। इसके बाद गैर कांग्रेस सरकारें मीसा बंदियों को पेंशन देने का काम करती रहीं और आज भी बीजेपी आपातकाल की बरसी पर मीसा बंदियों को सम्मानित करती है। आपातकाल को आज दशकों गुजर गए हों, लेकिन उस दौरान मीसा कानून के तहत जिन्हें जेलों में ठूसा गया, यातनाएं दी गई, आवाम की आवाज को दबाने का जो दौर चला, उसे याद करके तमाम मीसा बंदी और उस दौर के लोग सिहर उठते हैं। निरंकुश सरकार का वो दौर आधुनिक भारत के इतिहास का काला अध्याय ही कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। तो ये छोटी सी रिपोर्ट हमने पेश की इमरजेंसी की। जो वो दौर था, जो वो वक्त था, वो कितना भयावह था, आखिर किस तरह से वहां उस दौर में नागरिक अधिकारों का हनन किया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि सत्ता जाती हुई दिखाई दे रही थी उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपनी, और रातों रात उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया था जिसे आज भी काले अध्याय के तौर पर जाना जाता है। और उस वक्त जो यातनाएं लोगों को दी गई थी, चाहे वो आम नागरिक हो या फिर वो लोग हो जिन्हें जेलों में कैद कर दिया गया था, जिन्हें मीसा कहा जाता है, मीसा बंदी कहा जाता है, उस शब्द का उस समय जो उदय हुआ था और जिन लोगों ने वो यातनाएं झेली थी, वो आज भी उस दौर को याद करते हैं। तो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े होते हैं इस पर। हमारे साथ चर्चा करने के लिए के विक्रम राव वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं और उनसे हम बात करेंगे। हालांकि इससे पहले हमारे साथ सुरेंद्र द्विवेदी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए के विक्रम राव जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी नमस्कार, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल। क्योंकि इमरजेंसी जब लगी थी तो पूरे भारत ने इस दौर को देखा था और ये वो दौर था जब काले कानून के तौर पर इसे देखा गया था। काला अध्याय इमरजेंसी को आज भी कहा जाता है। वो वक्त इतना भयावह था कि लोग जो उस वक्त थे वो आज भी उसे याद करके जो यातनाएं उन्होंने झेली थी, जो 21 महीने का वो दौर था, उसे कहीं ना कहीं याद करके वो सहम जाते हैं, सिहर जाते हैं। क्या कहेंगे आप? स्मिता जी, हम लोग उस वक्त, मैं तब बड़ौदा में था, टाइम्स ऑफ इंडिया संवाददाता था कि इमरजेंसी घोषित हुई, तब तक 2 लाख लोग जेल में भर दिए गए थे और हम लोग तो बहुत ही खतरनाक मुजरिम थे। हमने बड़ौदा डायनामाइट केस में बैठा। बड़ौदा डायनामाइट केस में जॉर्ज फर्नांडिस मेरे साथ थे और प्रभुदास पटवारी जो तमिलनाडु गवर्नर जीते रहे और तमाम लोग थे। मुझे ये कहना है कि उस वक्त हमने आशा नहीं की थी कि एक लोकतंत्र के प्रतीक जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ऐसा भयंकर इमरजेंसी ला देगी जो हिटलर और मसोलिनी ने भी नहीं किया होगा। और मैं कुछ उदाहरण लूँ आपको। डॉक्टर रघुवंश थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, उनको पकड़ा गया, वो तार काट रहे थे, जब वो जन्मजात लुंज थे, वो पैर से लिखते थे, हिंदी के प्रकार पंडित थे। उसी प्रकार मध्य प्रदेश की एक जगह, नाम भूल गया शहर का, और बेटे को विनष्ट करके लेटा दिया गया था। ये सब घटनाएं अगर आज होती तो टीवी में धज्जियां उधेड़ देते उस पुलिस वाले की और हंगामा हो जाता अखबारों में। तो जो लोग कहते हैं कि आपातकाल आज लागू हो गया है, उस वक्त का आपातकाल चूंकि लोगों ने देखा नहीं है, 40 साल पहले का है, तो पिताजी एहसास हो जाता है कि आपातकाल है क्या। अगर दोबारा वो आ जाए तो लोग आंखें खुल जाएंगी कि अत्याचार क्या होता है। जैसे एक लड़का था राजन करके केरला में, वो सिर्फ छात्र नेता था, उसको थाने में लाके त्रिवेंद्रम में उसके हड्डी पे लोहे से बांध के तोड़ दी हड्डी उसकी। बाद में करुणाकरण गृह मंत्री इस्तीफा देना पड़ा। ये सब चीजें हो चुकी है। खैर हमें संतोष है हम बड़ौदा डायनामाइट केस के साथियों को कि हम लोग तो छूटे जो इमरजेंसी उड़ गई थी। इंदिरा गांधी की हार रायबरेली हुई, तब मुरारी सरकार ने फैसला करके हम लोगों का केस वापस लिया था और हमको छोड़ा था उस वक्त। लेकिन तब तक रायबरेली की जनता ने फैसला नहीं दिया था इंदिरा गांधी को हरा कर कि बहुत गलत था इमरजेंसी, ये परिवार योजना भी बहुत हिंसक तरीके से लादा किया था वगैरह वगैरह। तो सुधा जी, मैं तो सोचता हूँ कि ऐसा दिन कभी न देखते किसी को
तो जितना जुल्म उस वक्त हुआ था वो इंतहा थी, पराकाष्ठा थी, मानव द्वारा मानव पर अत्याचार की। अब लेकिन फिर भी लोग भूल जाते हैं, 40 साल हो गए, समय औषधि होती है कहते हैं लोग, और लोगों को याद नहीं है आज के क्या हो रहा है, कब क्या हुआ था वगैरह। बिल्कुल। के विक्रम जी, आपको यहाँ रोकूंगी। और रमेश हमारे साथ जुड़े थे। रमेश, आपके जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज इमरजेंसी पर, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा देश इस वक्त को याद करता है, आज का वो दौर ही ऐसा था जो कहीं ना कहीं लोगों को याद जरूर आता। और बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी इसे आज भी मनाती है। जी हाँ, तो क्या कुछ कहा है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने, वो सुनते हैं पहले। इमरजेंसी ऐसा दाग है जो कभी छूट नहीं सकता जब तक लोकतंत्र रहेगा। एक परिवार की संतुष्टि के लिए, एक परिवार के सत्ता के सुख के लिए जिस तरह से पूरे देश को दांव पे लगाया, निरंकुशता उस परिवार की प्रजातांत्रिक देश में प्रजातांत्रिक तरीके से चल रही पार्टियों को जिस तरह से कुचला, 19 महीने तक जेल में रखा, दमन किया, अत्याचार किया, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी निंदा इसकी कम है। प्रेस की आजादी छीन ली, रातों रात सत्याग्रहियों को जेल भेज दिया, और सिर्फ एक परिवार की तुष्टीकरण के लिए क्रूर यातनाएं दी। तो क्या कुछ कहा है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, वो आपने सुना। और इसी पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कैलाश गौर जी भी जुड़ गए हैं। कैलाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं न्यूज वर्ल्ड में। धन्यवाद। कैलाश जी, इमरजेंसी की आज हम बात कर रहे हैं, वो दौर आप सभी लोगों ने देखा है, आप सभी लोगों ने उस दौर को जिया था। अब हम लगातार इस पर बात जरूर कर रहे हैं कि क्या उस वक्त का दौर था, लेकिन एक बार घटनाक्रम जो है वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। जो मामला था, क्या इतना ज्यादा राजनीतिक लाभ या सत्ता का लोभ आ गया था कि रातों रात एक हार से सिर्फ पराजित अगर कोई व्यक्ति हुआ था, अगर उसने दलील वहां पर दी थी, हाईकोर्ट में लगाई थी, तो क्या उसके लिए इतनी बड़ी चुनौती पूरे देश को झेलनी पड़ी थी कि पूरे देश ने इमरजेंसी का वो दंश जो है उसे जिया था, उसे झेला था? हाँ, ये समय था जब राजनारायण की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द कर दिया था। और वो चूंकि सत्ता नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उन्होंने 26 जून 1975 को आपातकाल लागू कर दिया था। इसके पहले शासन में भ्रष्टाचार के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने जो आंदोलन शुरू किया था, वो और ये हाईकोर्ट का निर्णय, इनसे घबराकर इंदिरा जी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया ताकि उन्हें सत्ता न छोड़ना पड़े। और उसके बाद इसी दमन चक्र शुरू हो गया था, खास करके समाचार पत्रों पर। मैं उस समय कटक में हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी का काम देख रहा था। मेरे पास भी सूचना आई थी कि अब कोई भी समाचार बिना सेंसर किए जारी नहीं किया जाएगा, और खास करके सरकार विरोधी समाचार तो रोक लिए गए। जो उस समय हम निष्पक्ष रूप से समाचार दे रहे थे, उसमें सरकार विरोधी जितना भी पोर्शन था उन्होंने हटा दिया, और हम लोगों को ये धमकी दी गई कि आगे से आपने यदि कोई भी ऐसा समाचार जारी किया तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नंदिनी सतपथ की सरकार थी उस समय, तो उन्होंने वैसे सामान्यतः उसके बाद जब पत्रकारों को तो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया उन्होंने, लेकिन हम लोगों के हाथ बांध दिए गए कि आप कुछ नहीं कर सकते, जो सरकारी प्रेस नोट आएगा वही आपको देना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो हम लोगों को फिर बाहर घूमकर समाचार लाने का सवाल ही नहीं रहा। सरकार स्वयं भी स्पून फीडिंग करती रही, तो उन समाचारों का फिर कोई अर्थ नहीं रह गया था। और सेंसरशिप लागू होने से अब जनता को वास्तविकता के अंधेरे में रखा गया है। और जिन अखबारों ने हिम्मत भी करी
तो उनको उन्होंने प्रकाशन उनके बंद कर दिए वहाँ पर। बिल्कुल। एक बार उस घटनाक्रम का जिक्र करूंगी क्योंकि सिर्फ 25 जून ही वो दिन नहीं था, क्योंकि इस इमरजेंसी को लेकर पहले से ही कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी सामने आ रही थी, कुछ घटनाक्रम ऐसे सामने आ रहे थे, जिसके बाद 25 जून वो तारीख थी जब इमरजेंसी घोषित की गई थी। 12 जून 1975 सर, इस तारीख का जिक्र मैं जरूर करूंगी क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोषी पाया था इंदिरा गांधी को और 6 साल के लिए उन्हें पद से बेदखल किया गया था। ये कहानी उस दिन से लिखी गई थी। इसके बाद 24 जून की अगर बात की जाए तो 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश बरकरार रखा गया था, लेकिन इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने की इजाजत दी, जो कि होना भी जरूरी था क्योंकि राजतंत्र की अगर बात की जाए तो ऐसा ही होता है। 25 जून को जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी को ना चाहते हुए भी इस्तीफा देने तक देश भर में रोज आह्वान हो रहे थे, जिसे देखते हुए, जिससे डरते हुए 25 जून को जो है इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। जो 21 महीने का दौर लोगों ने देखा था वो वाकई भयावह था। अगर इसके बाद बात की जाए तो सितंबर 1976 में संजय गांधी ने अनिवार्य रूप से पूरे देश में पुरुष नसबंदी का काम भी शुरू कर दिया था। हाँ, जिसके कारण और खासतौर से मुस्लिम वर्ग में जी, उसके कारण जनता में तो पहले ही आक्रोश था आपातकाल के कारण, और मुस्लिम वर्ग भी जो है संजय गांधी के इस कृत्य से नाराज हो गया था। दूसरा, आर्थिक और सामाजिक अव्यवस्था भी बढ़ती जा रही थी। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का एक और आधार बना था वो। और आंदोलन की शुरुआत जरूर जयप्रकाश जी ने की थी, लेकिन उसको आगे बढ़ाने का काम जनसंघ और आरएसएस के लोगों ने किया। वही लोग जो है गुप्त रूप से पैम्फलेट या पत्रिका निकाल करके जनता में जागरूकता फैला रहे थे। तो निर्देशन जयप्रकाश जी का था और फील्ड में जो है संघ और आरएसएस के वो कार्यकर्ता थे जो किसी न किसी रूप में जनता को अवगत करा रहे थे सरकार के इस तानाशाही रवैये से। हमारे साथ के विक्रम राव जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आपके पास भी आऊंगी क्योंकि कहीं ना कहीं इस इमरजेंसी की इबारत जो है वो पहले से लिखी जा रही थी। कहीं ना कहीं वो डर, वो खौफ जो था इंदिरा गांधी को था, तभी उन्होंने कांग्रेस को भी चालाकी से 2 धड़ों में बांट दिया था। एक विरोधी दल उनके लिए हो गया था, जिससे कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का डर था, और उन्होंने सचिवालय को पूरी तरह से केंद्रित कर लिया था। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जो 21 महीने का दौर था वो वाकई भयावह था। उसमें फिर आप अगर बात कर लें पूर्व प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, या फिर तमाम ऐसे नेता थे जो विरोध कर रहे थे। अगर मैं दलों की बात करूं तो सिख समुदाय भी ऐसा था जिसने इसका विरोध किया था। संघ की बात करूं तो उसने भी किया था। आम नागरिकों ने भी इसका कहीं ना कहीं विरोध किया था, लेकिन उस वक्त उनकी आवाज को दबा दिया गया था। क्या सत्ता का लालच इतना ज्यादा जरूरी हो गया था? स्मिता जी, आपने ठीक कहा, लेकिन मैं चाहूंगा किसी एक संगठन या दल विशेष का नाम न लिया जाए जी, क्योंकि जन आंदोलन था। बिल्कुल, हिंदुस्तान का हर स्वतंत्रता प्रेमी से जुड़ गया था। उसमें जॉर्ज फर्नांडिस थे, बदरू लिबे थे, सारे समाजवादी सोशलिस्ट लोग मध्य प्रदेश के हर वर्ग था सर, हर वर्ग था। मैंने इसलिए कहा आम नागरिक भी इस आंदोलन में शामिल हुए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को किया था, झेला था। कांग्रेसी लोग, मेरी बात सुनिए आप, कांग्रेस पार्टी के लोग, चंद्रशेखर, मोहन धारिया, जो इंदिरा गांधी के खासम का सांसद रहे, उन लोगों ने तानाशाही का विरोध किया, और कांग्रेस लोग दूर के जनता दल में आ गए थे, जनता पार्टी में, और उनकी उपयोगी पानी मंत्री तो ये किसी कोई एक संगठन को नहीं, तो पूरा जो लोकनायक के नेतृत्व, लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में भारत की जनता की बगावत थी। 1857 से भी कहीं आगे थी ये बगावत। अंततः इंदिरा गांधी को हटना पड़ा, लेकिन हुआ क्या, वो जो क्रांति थी उसको लोगों ने पानी डाल दिया और क्रांति को दबा दिया। यहाँ मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आपकी अनुमति से। हम पत्रकारों के बारे में खास कर पत्रकार लोग बारे में लाल कृष्ण यादव ने बहुत सही कहा। तानाशाह ने आप पत्रकारों से कहा था कि आप सिर्फ झुकिए, और आप लोग रेंगने लगे आप लोग। आजादी जी ने बहुत सही बात की, जो सूचना मंत्री थे, जो ये हालत हो गई थी मेरे पेशे के। हमारा इंडियन फेडरेशन वर्किंग जर्नलिस्ट है, मैं उसको अध्यक्ष था। हम लोगों ने विरोध किया, सेंसरशिप का, कि नहीं हम छापेंगे, भले जेल भेजेंगे, लेकिन इतना दबाव पड़ा। बाकी साथियों का भी परिवार वाले थे, बच्चों के बात थे, काम कहाँ लड़ पानी करना चाहते,
यहाँ मैं एक छोटी बात, एक घटना बता के आपको अंत कर दूंगा। उस वक्त हमें 6 राज्यों के पुलिस वाले इंटरोगेट करते थे बड़ौदा जेल में आकर। CBI के लोग भी थे उसमें। हम तो बड़े खतरनाक मुस्लिम कहलाते थे इंदिरा गांधी के। तो डायनामाइट केस के वो आए थे DIG PN राइटर साहब, पारसी थे गुजरात के। उन्होंने कहा विक्रम राव तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, सब सारे पत्रकार रास्ते के आगे सब चुपचाप काम कर रहे हैं, छप रहे हैं, हम लोग क्यों हीरो बनने के विरोध करें इंदिरा गांधी का। मैंने उनसे एक सवाल पूछा सुनीता जी, 25 जून के पहले, आज की तारीख 75 के पहले आप कौन सा अखबार पढ़ते थे? जी हाँ, मैं उसी अखबार काम करता हूँ। और 25 जून के बाद आप कितना टाइम पहले, कितना टाइम आप कितना टाइम देते? उसके पहले मैं कहीं 20-22 मिनट पढ़ता था 25 जून की पहले, और 25 जून सेंसिटिव आने के बाद मैं केवल 12 मिनट टाइम लगाता हूँ। राइटर साहब, मैं मेरे घर के मामूली पत्रकार जेल आए हैं, सिर्फ आप पढ़ने के पैराग्राफ को वापस किया जाए, आपको अधिकार है खबर होने का, अधिकार है अनसेंसर्ड न्यूज देखने का। इंदिरा गांधी ने सबसे व्यक्त किया है, अखबारों को, कर्मचारियों को कारकुन बड़ा बाबू बना दिया है। हमने उसका विरोध करने जेल आए हैं कि अनसेंसर्ड प्रेस मीडिया, ये हमारी कोशिश थी इमरजेंसी में। श्रद्धा जी बिल्कुल, मैं कैलाश जी के पास आऊंगी। सर, सवाल मेरा ये है क्योंकि उस समय जो प्रेस थी उसको भी पूरी तरह से अधिकार नहीं दिए गए थे, उस पर भी रोक लगा दी गई थी, उसे भी बंद कर दिया गया था। लेकिन जब 6वें लोकसभा चुनाव की बात आई थी उसके बाद मैं जिक्र करूंगी 1977 का, जब इस बात पर निर्णय लिया गया था कि लोकसभा भंग की जाएगी, इस बात की घोषणा खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस वक्त की थी, क्योंकि विरोध के स्वर इतने ज्यादा बुलंद हो गए थे और मजबूर होकर उन्हें सभी बंदियों को आजाद करना पड़ा था। 23 मार्च को आपातकाल समाप्त हुआ था। लेकिन हम आज जब बात करते हैं, क्योंकि उस समय ना हमें कहने की आजादी छोड़ी गई थी, ना हमारे किसी भी अधिकार को हमारे लिए रखा गया था, क्योंकि तमाम चीजें जो हैं, जो तमाम अधिकार हैं, उन्हें समाप्त कर दिया गया था। ये स्थिति उस वक्त इमरजेंसी में थी कि आप कुछ कह नहीं सकते हैं, आप अपनी जो बातें हैं वो सामने नहीं रख सकते, यानी कि एक्सप्रेस करने की जो स्वतंत्रता थी, बोलने की जो आजादी थी, वो पूरी तरह से आपकी छीन ली गई थी। आज जब हम इन तमाम चीजों को देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र करते हैं कि अधिकारों का हनन किया जा रहा है, आजादी जो है बोलने की वो छीन ली गई है। क्या आज के तात्पर्य में वो सही है? क्या आज के संदर्भ में वो सही है, या फिर वाकई में जो अधिकार छीने गए थे वो इमरजेंसी में थे? इमरजेंसी में अधिकार तो छीने ही गए। एक आश्चर्य इस बात का हुआ कि विनोबा जी ने इसे अनुशासन पर्व की संज्ञा दी थी और उस समय उनकी बहुत आलोचना हुई थी। फिर सरकार का जो दमन चक्र चला उसमें कितने ही पत्र पत्रिकाएं बंद हो गए। 5 ऑर्गेनाइजर, मदरलैंड, विक्रम भारत, राष्ट्र धर्म, युग धर्म, विवेक, विक्रम आदि, ये सारे पेपर सरकार ने उसमें सील लगा के ताला लगा दिया था वहाँ पर। तो लोगों को सूचना तो मिलना मुश्किल हो गया था उस हिसाब से। और इंदिरा जी को डर तो था ही, क्योंकि ये एक बार हमेशा उनकी आलोचना करते थे। हिंदुस्तान समाचार बचा रहा इसलिए कि वो सेंसरशिप के कारण हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए थे उस दौरान। और उसके साथ ही उन्होंने एजेंसी को जो है सभी को मिला करके समाचार बना दिया था। उसी में हिंदुस्तान समाचार, समाचार भारती, UNI और PTI सबको मिला करके एक समाचार बना दिया था। तो कंट्रोल भी जो है वो PTI हेड के हाथ में आ गया था उस समय। तो वो हमारे सेंसर ऑफिसर हो गए थे उस समय, और उनके बिना हम कोई समाचार दे नहीं सकते थे। और वहाँ चूंकि उड़िया में समाचार दिए जाते थे, इसलिए उन्होंने एक उड़िया व्यक्ति को रखा हुआ था देखने के लिए। लेकिन हम लोगों ने फिर बंद नहीं कर दिया, सिवाय प्रेस नोट के फिर हमने तो समाचार देना ही बंद कर दिया था। विक्रम जी, सर आपके पास आती हूँ।
कहीं ना कहीं जब सत्ता गिरी थी, जब दोबारा लोकसभा चुनाव किए गए थे और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारी बहुमत से उसने जीत हासिल की थी। खुद इंदिरा गांधी और संजय गांधी को अपनी सीट हारनी पड़ी थी। भारी बहुमत से बीजेपी सत्ता में आई थी और कहीं ना कहीं कांग्रेस को हार का उस वक्त सामना करना पड़ा था। उसमें यह हमेशा कहा जाता है कि उस काले अध्याय को खत्म करने में पत्रकार जगत जो था, जो मीडिया सेक्टर था, चौथा स्तंभ था, उसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सर हेलो जी सर, विक्रम जी। किसे पूछ रही है? विक्रम जी आपसे। हाँ, मैं आपको यहाँ जो आप पत्रकारों की बात करती हैं स्मिता जी, तो थोड़ा सा हट कर आपको बताऊं, आपने 18 जनवरी कहा तो चुनाव की घोषणा की थी। हम लोग तो तिहाड़ जेल में बंद थे, घोषणा भी इंदिरा गांधी आई आकाशवाणी पे और कल लोकसभा चुनाव होगा। वो 18 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन था। सारी पार्टियां लोक नारायण की थे, लोक नायक के नेतृत्व जमात में जब विकास नारायण बीमार थे, सब आ गए। अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहर फर्नांडिस, मोरारजी देसाई, सब इकट्ठा हो गए। गजब का हो गया था ये। इस देश में जनता ने खुद विमर्श कर दिया राजनेताओं को, एक साथ आओ तानाशाही खिला लड़ो। यहाँ मैं एक आपके श्रोताओं को, आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा घटना। ये बात है ऐतिहासिक की। 21 मार्च को हम लोग तिहाड़ जेल में बंद थे। मैं छोटा सा ट्रांजिस्टर ले गया था चुरा के जेल के अंदर, और मैंने सुबह 4 बजे सुना, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से 4 बजे खबर आ रही थी कि रायबरेली में इंदिरा गांधी के जो चुनाव एजेंट है यशपाल कपूर, उन्होंने पुनर्मतगणना की मांग की है, रिकाउंट की मांग की है। मैं तुरंत उठा, सारे तिहाड़ जेल को सजाया और लोगों से कहा इंदिरा गांधी हार गई है। और तिहाड़ जेल में हम लोगों को 9 महीने पहले दिवाली हो गई। रात भर सारे कैदी लोग जगे रहे, दिवाली मनाते रहे कि तानाशाह को रायबरेली की जनता ने हरा दिया है, भारत फिर से आजाद हो गया है। और सुनीता जी, दूसरी आजादी वाकई में हम लोगों को मिली थी 21 मार्च को, जब रायबरेली की जनता ने इंदिरा गांधी को हरा दिया था। धन्यवाद। बिल्कुल सर, क्योंकि आपने जेल का जिक्र किया है, मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि जब तमाम लोगों को जेल में बंद किया गया था, एक शब्द आता है मीसाबंदी शब्द जो है उसका उदय हुआ था, उसे आज भी हम सुनते हैं। मीसाबंदी जो है उन्हें आज भी पेंशन ली जाती है, बहुत यातना है। उस समय ये कहा जाता है कि जेल के अंदर उन तमाम लोगों को दी गई थी। सर वो वक्त, हालांकि ये जरूर एक ऐसा घाव है जिसे कुरेदना नहीं चाहती हूँ मैं, लेकिन फिर भी वो दौर में जानना चाहती हूँ कि किस तरह की यातना उस वक्त दी जा रही थी, क्योंकि किसी की बात ना तो सुनी जा रही थी, ना ही उसकी किसी समस्या को जाना जा रहा था। सिर्फ यहाँ पर एक ऐसा तानाशाही रवैया अपनाया हुआ था सरकार ने, जहाँ पर सिर्फ जो सरकार कहेगी वही किया जाएगा। अगर सरकार के विरुद्ध किसी ने भी आवाज उठाई तो उसे दबा दिया जाएगा, उसे बंद कर दिया जाएगा। राहुल क्या कहेंगे इस पर? स्मिता जी, उस वक्त मैं बोलूँगा जी यातनाओं की तो पराकाष्ठा हो रही थी स्मिता जी। उस वक्त जिस प्रकार लॉरेंस को मारा गया, तोड़ दिया, हड्डी तोड़ दी कर्नाटक में, वो तो छोड़िए, मैं खुद रोगी हूँ और से लटका। मैंने सीखा तब कि मैं MA पास लखनऊ विश्वविद्यालय का, अंग्रेजी अखबार का पत्रकार। मंगलोर जेल जब मुझे ले गए तो वहाँ पंखे से लटका था और रात भर जगा के रखना। ये तो मैं भुक्तभोगी में खुद देख चुका हूँ, सुन चुका हूँ। लेकिन मुझे तकलीफ होती है उन लोगों से जो लोग जनता पार्टी की सरकार को तोड़ के इंदिरा गांधी की शासन को वापस लाने में मदद की।